दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय महान्यायवादी एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं CAG यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं। CAG का उल्लेख संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। इसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त और UPSC के अध्यक्ष का भी कार्यकाल होता है। आप तीनों को एक साथ याद रखेंगे। CAG का कार्य क्या होता है, यानी इसका फंक्शन होता है सरकार के अकाउंट के ऑडिटिंग, लेखांकन या जांच करना, सरकार के आय व्यय की जांच करना। यह CAG का मुख्य कार्य है। नोट पॉइंट में देखते हैं, CAG को लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 MP लोकसभा के होते हैं और 7 MP राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोक लेखा समिति एग्जाम के लिए। CAG अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने या रिमूव करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो CAG को हटाने की शक्ति केवल संसद के पास है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, उसी प्रक्रिया से CAG को भी हटाया जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है संविधान में। नोट पॉइंट में देखते हैं, भारत के पहले CAG नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान में CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका वेतन 2.5 लाख रुपए है। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। यानी CAG अपना रिपोर्ट किसे पेश करते हैं, तो CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा में अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। अब देखेंगे आगे हम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AG भी कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है। भारत सरकार का वकील भी कहते हैं महान्यायवादी को। इनकी नियुक्ति, पद से हटाना और वेतन भत्ते आदि राष्ट्रपति तय करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। नोट पॉइंट में देखते हैं, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ हैं, याद रखेंगे आप। स्वतंत्र भारत के पहले, जो कि 1955 में विधि आयोग के अध्यक्ष रहे MC सीतलवाड़, वर्तमान में है महान्यायवादी R वेंकटरमणी। विधि आयोग के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग ब्रिटिश भारत 1833 के चार्टर एक्ट से पहला विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष मैकाले बनाया गया था। आज़ाद भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष सीतलवाड़ थे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में है, ऋतुराज अवस्थी। नोट पॉइंट देखते हैं, महान्यायवादी को सदन की बैठक में कौन से विशेष अधिकार होते हैं, तो महान्यायवादी को सदन की विशेष बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त है। संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, यदि कोई बिल लोकसभा से पास हो जाती है तो राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाती है। यदि प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, तो उसे पास करने के लिए संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। कौन बुलाएगा, तो दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर यदि सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यह अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। ज्वाइंट सीटिंग का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। यदि लोकसभा का स्पीकर अब्सेंट हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होगा। यदि डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट होता है तो राज्यसभा का उपसभापति इसका अध्यक्ष बनता है। नोट पॉइंट में देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए यह ज्वाइंट सीटिंग के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं।
यदि डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष बनेगा, ना कि सभापति। बिल पर असहमति बनने पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, याद रखेंगे आप। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। नोट पॉइंट में देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद में बिल स्वतः ही पास या पारित माना जाएगा, यानी 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा में धन विधेयक नहीं रोका जा सकता है। यदि यह रोकता भी है राज्यसभा तो वह स्वतः ही 14 दिनों के बाद पास माना जाएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक जो कि आर्टिकल 368 में वर्णित है, पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति समान होती है। नोट पॉइंट में आगे देखते हैं, अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, तो ये 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। 1961 में दहेज निषेध एक्ट के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग एक्ट के लिए और सन 2002 में आतंकवाद निवारण एक्ट के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हमारा मुख्य टॉपिक है न्यायालय यानी कोर्ट। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सबसे उच्च होता है। उसके बाद होगा हाई कोर्ट, फिर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे निचला होता है सेशन कोर्ट। यह क्रम है न्यायालय का। भारत में इकहरी न्यायपालिका है, यानी एकल न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायालय, ये न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका करता है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। 124 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, पद से हटाने की प्रक्रिया और योग्यता। आर्टिकल 124 में ये सब कुछ दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, याद रखेंगे। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो इसका आंसर है इकहरी यानी एकल न्यायपालिका है भारत में। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 124 में इस बात का उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यह 1950 में 28 जनवरी 1950 में प्रावधान किया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये आरएएस के कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, यानी 1 और 33 याद रखेंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। अगला पॉइंट है 28 जनवरी 1950 को प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, न्यायमूर्ति डॉक्टर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ का रहा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था, तो इसका राइट आंसर होगा YV चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वेतन भत्ते देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। PN भगवती भारत में PIL के जनक माने जाते हैं, यानी जनहित याचिका के जनक PN भगवती हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश को हटाने का पावर केवल और केवल संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं पर हटाने का पावर संसद के पास है।
न्यायाधीशों को हटाना किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार यानी मिस बिहेवियर के आधार पर व असक्षमता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यह 2 आधार होते हैं न्यायाधीश को हटाने के। कदाचार और असक्षमता के आरोप के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तभी यह पास हो सकता है। पद विमुक्ति का प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा में और 50 सदस्य राज्यसभा में लेकर के आते हैं, यानी ये अनिवार्य है। लोकसभा में यदि प्रस्ताव आता है हटाने का तो 100 MP का साइन अनिवार्य है, जिसमें वोटिंग किया जाएगा। कुल सदस्यों का 50% +1 प्लस उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह न्यूनतम है 50% +1 कुल सदस्यों का। यदि लोकसभा में 500 MP हैं जिसमें कि 400 MP वोटिंग में भाग लेते हैं तो वोटिंग का 2/3 होगा 266 और कुल MP 500 हैं जिसका कि 50 + 1 ये होगा 272। यदि 272 होना चाहिए बट वोटिंग में 266 MP यदि भाग लेते हैं तो यह पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 272 MP होना अनिवार्य है। यदि उससे एक भी कम होते हैं तो वह पास नहीं होगा। लोकसभा का प्रस्ताव पास करने के लिए 272 होने चाहिए। 500 MP यदि वोटिंग में भाग लेते हैं तो कम से कम 332 MP का बहुमत अनिवार्य है पास करने के लिए यदि न्यायाधीश को हटाना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है अगर केंद्र राज्य या राज्य के मध्य विवाद होता है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद होता है तो इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो या फिर राज्य और राज्य के बीच विवाद होता है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला अधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। यह आर्टिकल 143 में वर्णित है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सलाह माने या ना माने यह बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे सलाह दे या ना दे ये भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा प्रावधान 143 में किया गया है। आर्टिकल 129 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका हर निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में इसे रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक निर्णय को जो कि अन्य न्यायालय के लिए मानने के लिए बाध्यकारी होता है। यह मौलिक अधिकारों का रक्षक आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कमल नारायण सिंह 17 दिन के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा। कमल नारायण सिंह का जो मात्र 17 दिन का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ये पद पर रहे अपने। YV चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ का था। 22 फरवरी 1978 से लेकर के ये 11 जुलाई 1985 तक रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन मात्र 10 मिनट में करना चाहते हैं, 1.5 घंटे की क्लास का, तो आप डेली इस चैनल पर कर सकते हैं।